नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल सिंह आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। आज 5वां दिन है और इसमें हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। फिजिक्स जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जनरल साइंस का जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समस्या रहती है। सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपके लिए आंसर देना बहुत ही आसान रहता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे वेव यानी तरंग वाले टॉपिक को लेकर के। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि दिन की तुलना में रात्रि के समय हमें गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ या ट्रेन के हॉर्न की आवाज़, या फिर हम यूँ कहें कि दिन की तुलना में रात्रि के समय हमें गाड़ियों की आवाज़ यानी शोर शराबा हमें तेज़ सुनाई देता है। इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसकी वजह या कारण क्या है, इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है और ये अच्छा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है आर्द्र वायु में। अब यहाँ पर हमने आपसे रात्रि नहीं बोला है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है, अधिक होता है। तो देखिए एक पॉइंट और आपको क्लियर हुआ कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है, अधिक होता है। एक तो यही अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि दिन की तुलना में रात्रि के समय ध्वनि का वेग होता है, तो पहला आप आंसर देंगे अधिक होता है, क्योंकि दिन में होती है शुष्क वायु यानी ड्राई एयर और रात्रि में होती है मॉइस्ट एयर यानी आर्द्र वायु, क्योंकि उसमें क्या आ जाती है, नमी आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखें होता है, क्योंकि अब इसमें कारण पूछा गया है। ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे दिन की तुलना में रात्रि के समय ध्वनि का वेग अधिक होता है, क्योंकि हम जानते हैं आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग अधिक होता है। अब हम जान चुके हैं अब क्यों होता है, इसका कारण पूछ रहा है आपसे। तो शुष्क वायु में दाब अधिक होता है। देखिए आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में कहा था जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ठीक है, या हम कहें साउंड वेलोसिटी है, क्या ये दाब पर निर्भर करती है? हमने ऐसा रिलेशन लिखा था कि दाब पर ये निर्भर नहीं करती। ध्वनि का वेग, ध्वनि का जो वेग है, वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, यानी कि दाब से क्या रहता है, ये स्वतंत्र रहता है। तो अगर ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है आपके लिए दाब से संबंधित, तो इसका मतलब वो तो आंसर होगा ही नहीं। तो शुष्क वायु में दाब अधिक होता है, गलत, क्योंकि ये तो इस पर निर्भर ही नहीं करता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखें, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम है। शुष्क वायु की तुलना में घनत्व क्या है, कम है। तीसरा ऑप्शन देखें, शुष्क वायु की तुलना में दाब कम है। ये भी नहीं होगा क्योंकि दाब पर तो निर्भर ही नहीं करता। चौथा ऑप्शन है शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक है। अब देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ दो ऑप्शन है, एक तो बी और डी, दूसरा है डी। इन दो में से एक आंसर है। अब हमें ये देखना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, पिछली क्लास के फॉर्मूले पर हमने देखा था कि जो ध्वनि का वेग होता है, जो साउंड वेलोसिटी होती है, वो दाब पर निर्भर नहीं करती है। ताप के साथ में उसका सीधा संबंध होता है और घनत्व के साथ में उसका कैसा संबंध होता है, उल्टा, यानी कि इसके इन्वर्स होता है। यानी कि साउंड वेलोसिटी डेंसिटी के यानी घनत्व के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये है कि अगर घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो वेग अधिक होगा, इसका मतलब घनत्व क्या होगा, कम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्द्र वायु का जो घनत्व होता है वो शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो देखिए रात्रि में कैसी वायु है, आर्द्र, यानी कि उसमें नमी है और उसका घनत्व क्या है, कम। और आर्द्र वायु का जब घनत्व कम है यानी रात्रि में क्या हो जाता है, वायु का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसलिए रात्रि के समय ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़, या जब हम एक कमरे में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, या अड़ोस पड़ोस में से शोर शराबे की आवाज़ आपको इसलिए रात्रि में ज़्यादा सुनाई देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप, इसका कॉन्सेप्ट है डेंसिटी यानी घनत्व से। फिर से सुने, दिन की तुलना में रात्रि के समय ध्वनि का जो वेग है वो अधिक होता है, या हम यूँ कहें शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु का घनत्व क्या होता है, कम, और घनत्व कम होगा तो उसका वेग क्या होगा, अधिक। तो वैसे ही आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि बारिश के दिनों में या सर्दियों के दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों आप यहाँ, तो देखें आप यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे ध्वनि ऊर्जा का
यानी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चार ऑप्शन है, माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है, लाउड स्पीकर के द्वारा किया जाता है, ग्रामोफोन के द्वारा किया जाता है, या फिर टेलीविज़न के द्वारा किया जाता है। देखिए दोस्तों, आप इसे यूँ समझें, मैं बोल रहा हूँ यानी मेरे मुख से, माउथ से कौन सी ऊर्जा निकल रही है, तो आंसर होगा ध्वनि ऊर्जा यानी साउंड एनर्जी। तो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली डिवाइस कौन सी है इन चारों में से? तो देखिए, आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा माइक्रोफोन। आप देखें यहाँ पर मेरे कॉलर के पास में आप देखें तो ये माइक्रोफोन लगा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ यानी कि कौन सी एनर्जी है? साउंड एनर्जी। और साउंड एनर्जी को ये माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। इसी का उलट यानी कि उल्टा होता है लाउड स्पीकर में। आपने देखा होगा लाउड स्पीकर में जैसे ही आप बटन दबाते हैं, या बैटरी से भी लाउड स्पीकर को चला सकते हैं आप, तो वहाँ कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर वो साउंड निकलता है लाउड स्पीकर से। तो इसका मतलब वहाँ विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाएगी? वहाँ विद्युत ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है ध्वनि ऊर्जा में। तो देखिए, 2 पॉइंट मैंने आपके यहाँ से क्लियर किए और दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो याद रखना, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली जो डिवाइस है, जो युक्ति है, वो तो है माइक्रोफोन, और इसका उलट यानी कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति है, जो डिवाइस है, उसका नाम है लाउड स्पीकर। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर माइक्रोफोन। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, अच्छा क्वेश्चन, आवृत्ति का एसआई मात्रक। देखिए, जैसे आप दूध को लीटर में मापते हैं, ठीक है, दूध को किस में नापते हैं? लीटर में। किसी भी आप देखें, मास को आप किलोग्राम में मापते हैं, दूरी को आप मीटर में मापते हैं, ठीक है, टाइम को यानी समय को आप सेकंड में मापते हैं। वैसे ही आवृत्ति को मापने का भी एक मात्रक होता है। तो आवृत्ति जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति यानी कि इसे क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और इसके सिंबल होते हैं स्मॉल एफ या स्मॉल एन, या फिर इसे वी के जैसा सिंबल होता है जिसे आप कहते हैं न्यू। ठीक है, तो ये आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का जो एसआई मात्रक है वो होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज होता है जिसे कैपिटल एच और जेड से लिखा जाता है। तो एसआई मात्रक आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो ये याद रखें। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है जिससे आवृत्ति का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन क्या है देखें दोस्त। तो देखिए आप क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक है। तीव्रता जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब दोस्तों होता है ऊर्जा से, एनर्जी से। फिर से सुने, ध्वनि की तीव्रता जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी, और इसका मतलब होता है ऊर्जा से। ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। जितनी अधिक ऊर्जा वाली ध्वनि होगी, जितनी अधिक ऊर्जा वाली ध्वनि होगी, यानी कि जितना आप तेज बोलेंगे, आप तेज यानी कि बहुत ज़्यादा चिल्लाकर बोलेंगे, तो इसका मतलब उसमें साउंड एनर्जी का मान क्या होगा? उसका ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि तीव्रता उसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा तीव्रता यानी कि ऊर्जा की ध्वनि है ज़्यादा तेज़ बोलने पर या चिल्लाने पर। तो इसका एसआई मात्रक पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है डेसिबल, हर्ट्ज, टेस्ला और न्यूटन। देखिए हर्ट्ज अभी हमने पढ़ा था, ये फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है। यहाँ पर ध्वनि की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो है डेसिबल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार ऐसे रेलवे के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, डेसिबल। देखिए इसी क्वेश्चन को और किस फॉर्मेट में पूछ लेगा? शोरगुल को मापा जाता है। अब शोरगुल का मतलब किससे लिया जाएगा? साउंड एनर्जी से ही तो लिया जाएगा, ध्वनि ऊर्जा से ही तो लिया जाएगा। ठीक है, और ध्वनि ऊर्जा यानी कि एनर्जी यानी कि उसकी तीव्रता से है। तो इसका मापन भी किस में करेंगे हम दोस्तों? डेसिबल में ही करेंगे। और जब आप अत्यधिक तेज बोलते हैं, शोर शराबा करते हैं, जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है बहुत तेज, या डीजे चला करके हम डांस कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में, या गाड़ियों के एक साथ गाड़ियों के जैसे होता है जब ट्रैफिक जाम होता है, तो वहाँ पर सभी गाड़ियाँ एक साथ हॉर्न बजा रही होती हैं, तो ये सब शोर शराबे में आता है, शोरगुल में आता है। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं? नॉइस पॉल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। वहाँ पर आप देखें, वहाँ पर आपको चिड़चिड़ापन भी महसूस होगा, आपको सिर दर्द भी होने लगेगा आपको।
तो ये सभी नॉइज पॉल्यूशन में आता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है, यानी ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पॉल्यूशन के लेवल को मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, डेसिबल होगा। मैंने इसलिए बताया आपको 3 प्रकार से, आंसर तो वही है लेकिन इस क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो यहाँ आपको याद रखना है, ध्वनि बोल रहा है आपसे या फिर शोरगुल की बात कर रहा है आपसे या नॉइस पॉल्यूशन की बात कर रहा है, इन सभी का मापन हम किस में करते हैं, डेसिबल में ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो, तो देखें आप यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। ये कह रहा है आपसे पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मात्रक हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, हर्ट्स होता है, हमने पढ़ा था अभी पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सभी देखें हर्ट्स 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 लिखा हुआ है, लेकिन ये कौन सी तरंग की बात कर रहा है, पराश्रव्य। देखिए पराश्रव्य तरंग क्या होती है, पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ। पराश्रव्य, ध्यान से सुने, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रासोनिक, इसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। पराश्रव्य को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। देखिए जो सुनने से परे है, जो सुनने से क्या है, परे, जिसे आप सुन ना सकें, सुनने से परे का मतलब है जिसे आप सुन नहीं सकते। तो सुने, वे ध्वनि तरंग या उच्च आवृत्ति वाली वे ध्वनि तरंग, हाई फ्रीक्वेंसी वाली वो साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अधिक है, अधिक उच्च है। तो उच्च आवृत्ति वाली वे ध्वनि तरंग जिन्हें हम सुन नहीं सकते, हम यानी मनुष्य सुन नहीं सकता, क्या कहलाती हैं, पराश्रव्य तरंग कहलाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं ये एक प्रकार की साउंड वेव होती है, एक प्रकार की क्या है, ये ध्वनि तरंग है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, उच्च होती है। अब उच्च होती है तो उसका मान कितना होता होगा, तो यही तो पूछ रहा है आपसे कि पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है। तो हम ये तो जान चुके हैं कि उच्च आवृत्ति वाली, कि उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड वेव है वो क्या है, वो अल्ट्रासोनिक कहलाती हैं। तो यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी यानी अल्ट्रासोनिक जो वेव होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक या 20,000 किलो हर्ट्ज से अधिक या 20 किलो हर्ट्ज से नीचे, ये अधिक है, ये नीचे यानी कम, और ये 2 किलो हर्ट्ज से अधिक। तो आपको याद रखना है दोस्तों 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। अब देखिए 20 उच्च आवृत्ति का मतलब यहाँ पर आपको क्या रखना है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होना चाहिए। और 20 किलो हर्ट्ज को मैं 20,000 भी तो कह सकता हूँ, तो 20,000 हर्ट्ज, ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो यहाँ पर 20 किलो हर्ट्ज बोलेगा आपसे या फिर 20,000 हर्ट्ज बोलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम ये कह सकते हैं कि उच्च आवृत्ति का मतलब आवृत्ति का मान यानी फ्रीक्वेंसी का मान कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होना चाहिए। तो वे ध्वनि तरंग जिनकी आवृत्ति उच्च होती है यानी कि आवृत्ति का मान कितना हो, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है, जिसे हम सुन नहीं सकते, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं अल्ट्रासोनिक वेव। और याद रखें अल्ट्रासोनिक जो वेव होती हैं वो चमगादड़ के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, और चमगादड़ एक क्या है, स्तनधारी है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आपको बता दूं कि जो चमगादड़ होता है ये रात्रिचर होता है, रात्रि के समय ही भोजन यानी शिकार की तलाश में निकलता है, कीट पतंगों को पकड़ करके खाता है। तो अंधेरे में भी इतने आसानी से अपने शिकार को पकड़ लेता है, या हम यूं कहें कि अंधेरे में भी बड़ी आसानी से ये उड़ पाता है। आपने देखा होगा चमगादड़ खासकर उन जगहों पर पाया जाता है जहां पर अंधेरा ज़्यादा होता है, दीवारों से उल्टा लटका हुआ होता है, या पेड़ पौधों से घने जंगलों में भी आप देखें उल्टा लटका हुआ मिलेगा। तो ये एक निश्चित दिशा में चलता है, निश्चित दिशा में भी आप देखेंगे ये निश्चित दूरी तक ही जाता है, निश्चित दिशा में निश्चित दूरी और निश्चित वेग से जाता है, ये भी ध्यान रखें। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, जो भी इसके मार्ग में जो भी शिकार कीट पतंगा आता है तो वो अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से ऐसा करता है। ये तो अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती हैं, वो उससे टकराएंगी शिकार से और परावर्तित होके आएंगी। या मैं यूँ कहूँ कि ये एक दीवार है और सामने वाली भी एक दीवार है और चमगादड़ यहाँ से उड़ना स्टार्ट कर रही है, तो एक इस दीवार से क्या दोस्तों ये टकराएगी, आप कहेंगे सर नहीं, तो इस दीवार से बिना टकराए वापस इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी ये। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये बार बार एक निश्चित दिशा में निश्चित दूरी तक, निश्चित चाल यानी स्पीड से। तो ये जो निश्चित दूरी, दिशा और चाल का जो ज्ञान होता है इन्हें वो कौन सी तरंगों के द्वारा होता है,
अल्ट्रासोनिक तरंगों की मदद से ही होता है। तो यहाँ ये किसके लिए मददगार साबित होती हैं? चमगादड़ के लिए। तो चमगादड़ याद रखना दोस्तों स्तनधारी होता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि अंधेरे में चमगादड़ को दिशा, दूरी और चाल का ज्ञान कौन सी तरंगों की सहायता से होता है? तो आप कहेंगे पराश्रव्य तरंगों की सहायता से होता है। तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से ही चमगादड़ अंधेरे में उड़ पाता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप, जैसे 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली जो उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग होती हैं वो कहलाती हैं अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव्य तरंग। वैसे ही आप देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपसे अवश्रव्य तरंग की आवृत्ति क्या होती है। यहाँ पराश्रव्य पूछा, यहाँ अवश्रव्य। देखिए अवश्रव्य को हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। ये भी आप जरूर याद रखें, कई बार चालाकी करता है वो आपको पराश्रव्य ना दे के अल्ट्रासोनिक लिख देगा इस तरीके से। वैसे ही यहाँ पर अवश्रव्य ना दे करके क्या लिख देगा? इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक वे न्यून आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग हैं। वे न्यून आवृत्ति कितनी होती है इनकी? 20 हर्ट्ज से क्या होती है? कम। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो हमने लिखा था 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है, और यहाँ हम सिर्फ लिख रहे हैं 20 हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज नहीं, 20 हर्ट्ज से क्या होती है? कम होती है। तो इसका मतलब इनकी आवृत्ति कैसी होती है? न्यून होती है, बहुत कम होती है। क्या हम इन्हें सुन पाएंगे? आप कहेंगे सर इनको भी हम नहीं सुन सकते। तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों को भी हम नहीं सुन सकते और इंफ्रासोनिक को भी हम नहीं सुन सकते। तो वे न्यून आवृत्ति वाली ध्वनि जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से क्या होती है? कम होती है, क्या कहलाती हैं? वो अवश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक वेव कहलाती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम यानी कि सी। तो देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अब इसका ध्यान से सुने आप। तो यहाँ आप देखें, ये कह रहा है आपसे चमगादड़ कौन सी ध्वनि उत्पन्न करता है? चमगादड़ कौन सी ध्वनि उत्पन्न करता है? अवश्रव्य जिसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक, जिसे हम सुन नहीं सकते, जिसकी आवृत्ति का मान कितना होता है? जिसकी आवृत्ति का मान होता है 20 हर्ट्ज से क्या होता है दोस्तों? कम होता है। 20 हर्ट्ज से क्या होता है? कम। अभी हमने पढ़ा था। पराश्रव्य जिसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक, जिसकी आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से क्या? अधिक। तो हम जानते हैं कि जो चमगादड़ होती हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव यानी पराश्रव्य तरंग या हम कहें उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग उत्पन्न करती हैं, और इन्हीं की सहायता से ये अंधेरे में भी दिशा, दूरी और चाल का ज्ञान कर पाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। श्रव्य परिसर। श्रव्य का मतलब होता है ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज से है। रेंज का मतलब परिसर होता है, ऑडिबल का मतलब होता है जिसे मनुष्य सुन सकता है। मनुष्य क्या कर सकता है? सुन सकता है। तो अब हमसे ये कह रहा है सुन सकता है। अब हमसे क्या कह रहा है? ये हमसे ये कह रहा है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमसे वो परिसर या उस रेंज की बात कर रहा है जिसे मनुष्य आसानी से सुन पाता है, यानी कि वो ध्वनि तरंग जिसे मनुष्य, ऐसे भी लिख सकते हैं, मनुष्य क्या कर सकता है? सुन पाता है या सुन सकता है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए मनुष्य जो होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली होती हैं क्या इन्हें मनुष्य सुन सकता है? जी कहलाती हैं अल्ट्रासोनिक। नहीं। और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली क्या कहलाती हैं? इंफ्रासोनिक। इन्हें भी नहीं सुन सकता। तो इसका मतलब ये इसके बीच की जो रेंज होगी यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की जो ध्वनि तरंगें हैं इनके बीच की जो रेंज है, क्योंकि इससे कम तो कहलाती हैं इंफ्रासोनिक और इससे अधिक कहलाती हैं अल्ट्रासोनिक। तो यहाँ पर ये जो रेंज हो गई है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, तो इस रेंज में हम आसानी से चीज़ों को क्या करते हैं? ध्वनि तरंगों को हम सुन सकते हैं। तो यही कहलाती है श्रव्य परिसर यानी ऑडिबल रेंज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए आपसे और क्या क्वेश्चन बनाया सकता है यहाँ पर? आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य न्यूनतम कितनी आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को सुन पाता है? मनुष्य न्यूनतम कितनी आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को सुन पाता है? तो आप कहेंगे 20 हर्ट्ज। ये न्यूनतम हो गया।
वैसे ही क्वेश्चन ही पूछ लेगा कि मनुष्य अधिकतम कितनी आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है, अधिकतम, तो आप क्या कहेंगे 20 किलो हर्ट्ज। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को नहीं सुन सकता, तो आप कहेंगे 20 हर्ट्ज से कम, या ऑप्शन में होगा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। तो 20 हर्ट्ज से कम और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को मनुष्य यानी हमारे कान नहीं सुन सकते। तो ये ध्यान रखें, ये जो रेंज है इसे हम कहते हैं ऑडिबल रेंज। तो ये आज का सेशन है दोस्तों, आपको मज़ा आया होगा, इन क्वेश्चंस पर डिस्कशन हमने किया, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। फिर से यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, वही फिजिक्स का टॉपिक रहेगा। इसके भी कुछ पॉइंट और हैं अभी हमें जो डिस्कस करने हैं, और कल नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।